अध्याय 2 देख रहे हैं। भारतीय संविधान में अधिकार क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमारे अधिकार हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के अधिकार के सवाल जवाब देखेंगे। पहले निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत है। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये भी सही है। हमारे क्या अधिकार है, इससे अगर ये लिखित हो तो इससे हमारी रक्षा होगी। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर देश में हो। अब देखिए, हमारे 3/4 जो देश है पूरे विश्व के, इसमें डेमोक्रेसी है। अभी हम मान सकते हैं चलिए इनके पास अधिकार पत्र होगा, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर डेमोक्रेसी अभी भी नहीं है। तो हो सकता है वहां हो सकता है वहां ना हो। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? फंडामेंटल राइट, सबसे बढ़िया वर्णन कौन सा है इसमें? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान जो हमें देता है अधिकार और संविधान के तहत ही इसको सुरक्षा प्रदान है, तो सबसे बढ़िया ये वाला है। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। तो एक एक करके चलते हैं। राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल, जिसे हम कैबिन क्रू कहते हैं, कि ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया है। तो आप देखें कि महिला जो सहकर्मी है, अगर उनको दंडित किया जाता है, पुरुषों को नहीं किया जा रहा है, तो ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। क्योंकि हो क्या रहा है कि पुरुषों को पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन महिलाओं को दंडित किया जा रहा है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया, तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। कई लोग ये कहेंगे कि जहां तक हवाई जहाज का सवाल है, तो वहां पर तरीका ये है कि थोड़ा जो आपको कैबिन क्रू हो वो स्लिम हो, ट्रिम हो, थोड़ा सुंदर हो, बात करने में अच्छा हो। लेकिन ये तर्क तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने समानता का अधिकार देखें तो लिंग के आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना करता है। तो देखिए, ये जो घटना है, इसे मौलिक अधिकार का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आप गायक है, आप गा लीजिए, अपनी बात गायन से निकाल लीजिए। म्यूजिशियन है या कोई एक पेंटर है तो पेंटिंग से निकाल लीजिए। तो ये निर्देशक साहब हैं, इनका काम यही है कि वो जो चीज़ देख रहे हैं उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक पिक्चर, एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो इसका उल्लेख संविधान के 19वें अनुच्छेद में है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। अब देखिए, एक बांध बनाया गया, अब बांध तो बना दिया गया, पानी यहां रुक गया और उसके बाद पानी यहां फैल गया। यहां जो लोग रह रहे हैं और यहां जो पानी जमा होगा आके, तो यहां जो लोग रह रहे हैं उनको तो तकलीफ हो रही है ना, उनकी लाइवलीहुड या ये कहें कि जीवोपार्जन के साधन खत्म हो गए हैं, इनके घर डूब गए हैं। तो इनके लिए तो सरकार को ये सब करने से पहले पुनर्वास की बात करनी चाहिए, उसके बाद ये सब बनाना चाहिए। तो ये घटना एक मौलिक अधिकार का उपयोग है। अनुच्छेद 19 में जो अधिकार है कि किसी भी उद्देश्य के लिए आप संगठित हो सकते हैं और इसका उपयोग करके, जैसे विस्थापित लोग हैं, वो संगठित होकर एक रैली निकाल सकते हैं। वो सरकार की इस नीति या ये जो काम किया है जिसके लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके पुनर्वास का, उसके लिए रैली निकाल सकते हैं शांतिपूर्ण, बगैर आर्म के, बगैर किसी हथियार के। अगर आप रैली निकालते हैं तो ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। देखिए, तेलुगु या कोई भी भाषा आप ले लीजिए, कोई भी संस्कृति ले लीजिए, उसके संरक्षण का, उसके फैलाव का आपके पास अधिकार है। तो इसमें शिक्षा और संस्कृति के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 का उपयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो इसका उत्तर है ग।
भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा अल्पसंख्यक समूह है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम है, तो अपनी वो भाषा और अपना धर्म समझाने के लिए, क्योंकि उनकी एक हेरिटेज है, उनका एक कल्चर है, उसको बच्चों को समझाने के लिए वो एक विद्यालय खोल सकते हैं और इन विद्यालयों का वो संरक्षण कर सकते हैं, आरक्षण कर सकते हैं। इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों? न्यूनतम, पहले एक एक करके देख लीजिए, मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं कि न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना। तय किया गया 100 रुपए, दे रहे हैं आप 20 रुपए या 40 रुपए, क्या ये सही है? जो मिनिमम वेज सरकार ने तय किया है 8 घंटे के काम के लिए, 7 घंटे के काम के लिए, वो पैसा तो देना ही देना है ना भाई। गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरी यह है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनको कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो आप इस कथन से सहमत नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, और ये नीति निर्देशक तत्वों से बहुत ज्यादा जरूरी है। मौलिक अधिकार एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक सिटीजन के लिए बनाए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए बनाए गए हैं, सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं और देश के लिए बनाए गए हैं कि सरकार को इन तत्वों पे काम करना चाहिए। नीति निर्देशक जो तत्व है उनको बाध्यकारी या न्याय संगत नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जस्टिसिएबल नहीं है। अगर ये नहीं कोई पूरा कर रहा है, सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो आप नहीं जा सकते न्यायालय में। लेकिन मौलिक अधिकार का अगर हनन करता है कोई, तो आप सर्वोच्च न्यायालय और या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तत्वों में दी गई सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे नीति निर्देशक तत्व फॉलो कर लिए जाएं, लेकिन मौलिक अधिकार की रक्षा करना ये संविधान का भी धर्म है और सरकार का भी कर्तव्य है। अपने रिपोर्टों से पता चलता है कि जातियां पहले झाड़ देने के काम में लगी थी, उन्हें मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं वे इन्हें कोई और काम करने नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसके लिए जो समानता के मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है कि जो जातियां पहले झाड़ देने के काम में लगी थी, आज भी वो यही काम कर रही है। तो इसमें देखिए, एक तो समानता, सबको बराबरी का अधिकार है, सब कोई भी काम कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज है, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि ये शोषण के खिलाफ अधिकार, क्योंकि अब ये तो शोषण हो गया ना इनका। मतलब अधिकार पद पे जो लोग बैठे हैं वो उनको कोई काम ही नहीं दे रहे, तो शोषण भी एक तरीके से हो रहा है इनका, मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है, यानी कि समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश के मौजूद भुखमरी की स्थिति पर खींचा। खाने के लिए नहीं है। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ है। रिसर्च, शोध से पता चलता है कि अधिकांश राशन कार्डधारी ये नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह, ह्यूमन राइट समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया है कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार करने का आदेश दें। इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, ये अधिकार आपस में किस तरह जुड़े हैं? देखिए, ये जो मामला है इसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है और भेदभाव की मनाही अनुच्छेद 15, दोनों शामिल हैं। दोनों अधिकार आपस में एक ही बिंदु यानी कि समानता, इक्वालिटी, बराबरी को लेकर संबंधित है। क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? यह अधिकार जीवन के अधिकार का वाकई में एक अंग है। ये जो डिस्कशन हुआ इसमें उद्धृत सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़िए। क्या आप उनके कथन से सहमत है? यदि हां तो इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण दीजिए, यदि नहीं तो उनके कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो सोमनाथ लाहिड़ी साहब जो है उन्होंने एक कथन प्रस्तुत किया, उससे हम कम ही सहमत हैं, क्योंकि अधिकारों में जो दिया गया है उसे वापस भी ले लिया है।
मतलब कहीं आप अधिकार देते हैं और आखिर में एक छोटी सी लाइन या एक ऐसा पैराग्राफ डाल देते हैं जिससे ये सारे अधिकार कोई सरकार ले सकती है। तो प्रत्येक अधिकार के बाद उपबंध यानी कि जो सेंटेंस है या फिर कुछ एक छोटी सी लाइन इसलिए लिख दी गई है, शामिल कर दिया गया है कि जो अधिकार को वापस ले लेता है। एक एग्जांपल देता हूं, अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार में जो फ्रीडम स्वतंत्रता दी गई है उन पे फिर आपने रोक भी लगा दी, बंधन भी लगा दिए। इसका आशय यह नहीं है कि संविधान को एक सिपाही का भी निर्वाह करना है, परंतु जो हमने डिस्कशन किया, अध्याय देखा, इसमें नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं जिसमें उनका सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संभव हुआ है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए जो अधिकार हैं निरपेक्ष अर्थात नियंत्रणहीन, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील है। कुछ बंधनों के साथ ही अधिकार संभव है। अगर आपने पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया तो कई तरह के तत्व है समाज में, गड़बड़ी ना हो जाए। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखिए और तर्क देकर बताइए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब देखिए हमारे पास पहले 7 अधिकार थे, फिर 6 हुए क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसका कानून बन गया। फिर इस 6 अधिकार में 5 तो आपके मौलिक अधिकार है और इसमें +1 कर दीजिए। जो आखिरी अधिकार है वो ये अधिकार है कि इन 5 अधिकार को का कोई वायलेशन करता है, हनन करता है, ब्रीच करता है, तो इस अधिकार के तहत आप इनको बचा सकते हैं। इसलिए जो आखिरी है यानी कि संविधान उपचारों का जो अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही बाकी जो अधिकार हैं जो मैं पहले 5 के बताए वो अस्तित्व आधारित है। तो इस अधिकार द्वारा नागरिक जो है वो उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं और सुरक्षा करवा सकते हैं। संविधान का जो 32वां अनुच्छेद है उसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा में कहा कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त और किसी दूसरे अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करूंगा। इसकी बात हो रही है। यह संविधान का आत्मा हृदय, रूह है। यानी जो ये वाला मौलिक अधिकार है जिसको मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह रहा हूं, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा जो 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, रिट जिसे हम कहते हैं। तो रिट क्या क्या हो सकते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। फिर है परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार पुच्छा, क्वो वारंटो, उत्प्रेषण, सर्टियोरैरी। अब ये हैबियस कॉर्पस क्या है? इसका मतलब है कि किसी को पकड़ा गया, उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया, बंदी जिसे हम कहते हैं। अब ये एक व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि अवैधानिक रूप से किसी को आपने बंदी बनाया गया है। तो इससे क्या होता है कि न्यायालय के सामने तुरंत उस व्यक्ति को उपस्थित किया जाता है और उसे अगर अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है या नहीं है, इसका इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बंदी बनाने का ढंग, किस तरीके से उसको पकड़ा गया है या फिर किसी गलत तरीके से उसके साथ बिहेवियर हुआ है, उसका भी अवलोकन होता है, उसका भी इवैल्यूएशन होता है और अवैधानिक ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश भी दिया जाता है। परमादेश, मैंडमस, यदि कोई अधिकारी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि जिस लिए उसको काम पे रखा गया है वो नहीं कर रहा है, तो इससे किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, जुडिशरी क्या कर सकती है? वो परमादेश द्वारा, जो मैंडमस है, उस द्वारा उस संस्था या अधिकारी को कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दे सकती है। प्रोहिबिशन, यदि कोई व्यक्ति या संस्था को उस कार्य से रोकने के लिए ये जारी किया गया है, ये जारी किया जाता है प्रोहिबिशन, जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। यानी अगर आपका एक कोरिफेरी है, आपको कहा गया भाई आपकी ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो संस्था इसके बाहर जाके काम कर रही है, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है या ये कहें अर्ध न्यायालय है, अगर यहाँ पर कोई न्यायाधीश प्रतिषेध लेख की उपेक्षा करके कोई अभियोग सुनाता है, ऐसा कोई अभियोग सुना देता है, मान लीजिए ये चाहे सेशन का न्यायालय है, सेशन न्यायालय है,
डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, वहां पर उसने जो न्यायालय है उसने कुछ ऐसा कहें कि रिजल्ट दे दिया या ऐसा फैसला सुना दिया, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये इसको बोल सकता है इस बेंच को कि दोबारा इसका अवलोकन करे या फिर उसको रोक सकता है और उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे हम प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। अधिकार पुच्छा कुआ वारंटो, यदि कोई नागरिक कोई पद या अवैधानिक अधिकार ढंग से प्राप्त कर लेता है, यानी कि बगैर उसके लिए एलिजिबल होते हुए वो अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसे जांच हेतु यह अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। इसका मतलब मान लीजिए एक टीचर है, 50,000 कमाता है, वो जाना नहीं चाहता किसी छोटे गांव में, वो क्या करता है किसी एक आदमी को 10,000 रुपये दे के वो काम करवाता है। तो ये जो आदमी है ये तो अपनी जगह दूसरे को लगा रहा है, ये तो इसके लिए स्किलफुल ही नहीं है, इनको नौकरी दी गई है लेकिन ये काम कर रहे हैं, तो ये अधिकार परीक्षा के क्षेत्र में आता है। उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी, ये जो लेख है उच्च न्यायालयों द्वारा उस समय पारित किया जाता है, जारी किया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद की सुनवाई कर रहा हो जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, फिर भी वो सुन रहे हैं। इस लेख द्वारा उनके फैसले को रद्द किया जा सकता है और उस मुकदमे से संबंधित कागजात अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायतम न्यायालय को भेजने की आज्ञा दी जा सकती है। उत्प्रेषण, सर्टियोररी, ये सारे कानून के शब्द हैं, सारे जो है ना कानून में आते हैं, लॉ। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मतलब मिले हुए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स कितने हैं ये बताना है आपको। उत्तर है 6, क्योंकि पहले 7 थे, फिर एक इसमें से जो प्रॉपर्टी वाला राइट था उसको कानून बना दिया गया। संविधान के द्वारा किसको वरीयता प्रदान की गई है? उत्तर है मौलिक अधिकारों को, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है ये पहले आते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? जैसे मैंने बताया कि 7 मौलिक अधिकार थे, इससे 1 हटा दिया गया, -1 करिए तो 6 है अभी अपने पास। तो ये कौन से संशोधन में हटाया गया था? उत्तर इसका बनता है 44वें संशोधन, संविधान संशोधन या अमेंडमेंट में। संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? इसको कानून बना दिया गया है, यानी कि इसका एक लॉ है, तो कानूनी अधिकार है अभी। मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार है किसके पास? राष्ट्रपति को। मौलिक अधिकार ये हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पहले 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, किसमें? पूरे पार्लियामेंट में, फिर स्टेट्स भी इसमें आती हैं, उनका भी एक्सेप्टेंस चाहिए, फिर जाके वो राष्ट्रपति पे जाएगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है ये। आपातकाल में अब मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 21 को। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? उत्तर बनता है इसका अनुच्छेद 17। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया है? उत्तर है इसका 42वां। मौलिक कर्तव्यों में कितने कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, 11 हैं, 11। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है 36 से लेकर 51 तक। मोतीलाल नेहरू समिति ने सर्वप्रथम किस वर्ष अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी? यहीं से फिर मौलिक अधिकारों की बात शुरू हुई, जो हमारे फिर संविधान में सूचीबद्ध किया गया। उत्तर है 1928 में। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन लेता है? उत्तर है संविधान, भारत का संविधान।
मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? उत्तर है 3। किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? उत्तर है 1976। कि फंडामेंटल अगर राइट्स है तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, वो 1976 में डाली गई। नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की पवित्र इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? यानी नीति निर्देशक तत्व एक चेक है, आप बैंक ले गए, बैंक इसे कैश कर भी सकता है, कैश नहीं भी कर सकता है। तो उत्तर है केटी शाह साहब ने कहा था, केटी शाह। निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो दान देने का अधिकार ये नहीं है, बाकी सारे हैं। निम्नांकित में कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि ये जो अधिकार है, जैसे हमारे पास 6 अधिकार है, इसको हम 5+1 समझ सकते हैं। 5 तो मूल अधिकार है, ये जो अधिकार है वो इन 5 को लागू करने के लिए अधिकार मिला हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर पर का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यह दिया था MV पायली साहब ने। नीति निर्देशक तत्व नववर्ष के बधाई संदेशों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? कि बस आप ग्रीटिंग जो कर रहे हैं वही है, नसीरुद्दीन साहब ने कहा था। क्योंकि कानूनी तौर पे इनकी कोई बाध्यता या मान्यता नहीं है, आप ये जस्टिसिएबल नहीं है, आप कानून की तरफ नहीं जा सकते, कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते कि नीति निर्देशक तत्व पूरे नहीं किए गए। मूल अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी। इससे प्रजातंत्र की हत्या नहीं वरन रक्षा होगी। यह कथन किसका है? ये कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के किस प्रकाश स्तंभ की भांति है? यह कथन किसका है? यानी जैसे प्रकाश स्तंभ होता है लाइट हाउस, तो जो जहाज होते हैं वो उस लाइट हाउस को देख के अपनी डायरेक्शन देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो MC शीतलवाड़ ने कहा था ये। दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर है सन 1996 में। निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि क्या है? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि लगता है कि कोई गड़बड़ कर सकता है या उसके कारण देश की शांति और जो पीस है, हार्मनी है, उसको खतरा है, तो वो 3 महीने है। उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है कि 3 महीने से ज्यादा अगर रखा जाए इनको तो उस रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। वो 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ह्यूमन राइट्स कमीशन सन 2000 में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, यानी कि कम लाइनों में, कम सेंटेंसेस में इसका उत्तर लिखना है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो सुविधाएं हैं, मांगे हैं, अपेक्षाएं हैं और दावे हैं जिन्हें राज्य यानी कि देश ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानकर अपने संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो एक सिटीजन को मिलने ही चाहिए। मौलिक अधिकार आवश्यक क्यों है? एक नागरिक जब फ्रीडम में रहेगा, उसे कुछ अधिकार होंगे, तब वो मान पाएगा, रह पाएगा कि मैं एक आजाद देश में रह रहा हूं। तो नागरिकों के पूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक बन जाते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अधिकार से होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है, इसको 5+1 की तरह देखा जा सकता है। ये 5 तो मौलिक अधिकार है, एक ये जो अधिकार है ये 5 को लागू करने के लिए है। अगर ये इनकी अवहेलना होती है तो इस एक अधिकार से आप कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक उपचार के अधिकार द्वारा होती है। भारतीय संविधान में कौन सी मूल अधिकार निरस्त कर दिया गया है? तो पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे,
लेकिन जो संपत्ति का मूल अधिकार है इसको निरस्त किया गया, क्योंकि जब जमींदारी उन्मूलन ये कोशिश की गई तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, काफी डिबेट हुई, फिर ये डिसाइड किया गया कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है इसको कानून बना दिया जाए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 2 लेखों के नाम लिखिए। एक तो परमादेश है, प्रतिषेध है, ऐसे आप मैंडेमस और हेबियो कॉर्पस इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। तो ये इनको जारी करने के लिए है। रिट, कोर्ट रिट आदेश जारी कर सकती है। कानूनी अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार नागरिकों की वे सुविधाएं हैं जिन्हें देश, राज्य, सरकार स्वीकृत करता है और जिन्हें कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। फ्रीडम, तो इसमें भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, लोगों को जुटा के अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। पेंटर है तो पेंट कर सकते हैं, गायक है तो गाना गा सकते हैं, निर्देशक है तो फिल्म बना सकते हैं। संघ निर्माण की स्वतंत्रता, एक ट्रेड यूनियन या ग्रुप बना सकते हैं आप। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 2 तर्क दीजिए। सेक्युलर कंट्री है हम लोग, तो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा किसी विशिष्ट धर्म को आश्रय नहीं दिया जाता है, वह धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? मूल कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ये 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किन्हीं 2 निर्देशक तत्वों को लिखिए। तो एक तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व है, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप 2 लिख सकते हैं इसमें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विधि अथवा वैज्ञानिक स्थिति क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की सुरक्षा की मांग न्यायालय से, जुडिशरी से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके पीछे कोई बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है। ये एक गाइडेंस है, एक डायरेक्शन है सरकार के लिए कि वो किस तरीके से काम करे और उसके दिमाग में क्या रहना चाहिए। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो शोषण के विरुद्ध यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकता, काम नहीं करवा सकता बलपूर्वक। महिलाओं और बच्चों, स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका खरीद फरोख्त, बाइंग सेलिंग नहीं की जा सकती। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। संविधान में वर्णित भारतीय नागरिकों का एक कर्तव्य लिखिए। तो संविधान का एक पालन करना है, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका आदर करना है और भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है। संविधान द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? तो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मूल अधिकारों का स्थगन कैसे किया जा सकता है, या ये कहें मौलिक अधिकार कब स्थगित किया जा सकते हैं? तो अगर कोई संकट काल आ गया, आपातकाल आ गया, उसकी घोषणा की स्थिति में इन्हें स्थगित किया जा सकता है और सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, और मार्शल लॉ अगर लागू हो, ये होने पर मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। भारतीय नागरिकता के 2 मूल कर्तव्य लिखिए। तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी कि जो सॉवरेनिटी है, एकता है और अखंडता है, इक्वालिटी, ये सबकी हमें रक्षा करनी है।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। किन्हीं दो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। दूसरा है, राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए या 14 वर्ष से कम के लड़के लड़कियों बच्चों के लिए निःशुल्क, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा उनको, और अनिवार्य मतलब मैंडेटरी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इसमें एक चीज आती है RT, राइट टू एजुकेशन भी आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का कोई एक महत्व लिखिए। तो नीति निर्देशक सिद्धांत सत्तारूढ़ दल, जो भी सरकार देश में है, उसके लिए एक आचार संहिता का काम करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना का एक प्रमुख आधार लिखिए। तो इसके पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार अगर नहीं कर रही है तो आप सरकार के इस काम के लिए या ना करने के लिए आप वहां नहीं जा सकते, कानून की तरफ नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। लघु उत्तरीय सवाल है, इसका मतलब इनका कम शब्दों में उत्तर आपको देना है। मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा लिखिए। तो वो अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य है। मौलिक मतलब जो फंडामेंटल होता है, बेसिक, और अपरिहार्य है या जिसके बगैर नहीं जी सकते, मुश्किल होगा जीना, होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, इनके द्वारा, यानी कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, उसके द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देश की न्यायपालिका इसकी प्रहरी है, यानी कि इन अधिकारों की सुरक्षा करती है। राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, राज्य मतलब देश की बात हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को चहुमुखी विकास और उनका कल्याण करना है, यानी सिटीजन्स की भलाई, उनका भला, उनका डेवलपमेंट। इसीलिए संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नागरिकों को हमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। GN जोशी साहब ने कहा कि मौलिक अधिकार ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक और अनागरिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इनके बिना लोकतंत्रीय शासन, जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगी और बहुत बहुमत की ओर से अत्याचारों का खतरा बना रहेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है? यह एक रिट होती है जो न्यायालय जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबस कॉर्पस एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश होता है। न्यायालय इस आदेश को देती है और न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति, जिसे बंदी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, या उसके संबंधी को प्रार्थना पर यह आदेश दे सकता है कि बंदी व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। जो बंदी व्यक्ति है वो किसके सामने आए? न्यायालय के सामने आए। उसके बाद न्यायालय यह जांच करता है, यह पड़ताल करता है कि ये जो बंदी है, जिसको बंदी बनाया गया है, कानून की तरफ से पुलिस वालों ने बंदी बनाया है, उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार वैध है या नहीं। क्या कानून के तहत इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है या गलत है। यह अधिकार नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जो हम हमेशा एंजॉय करते हैं, लेकिन इन पर कभी कभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान ने जो हमें मूल अधिकार दिए हैं, प्रदत्त मतलब दिया गया, मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, शांति, सुरक्षा और अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे अगर राष्ट्र की एकता पे खतरा हो, अखंडता पे खतरा हो, शांति पे या सुरक्षा पे, इन पे खतरा हो, तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान द्वारा जो आगे हम देखने जा रहे हैं, इन परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक यानी कि जो मूल अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। देखिएगा, एक तो यह है कि
आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित किए जाते हैं। आपातकाल मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, वहां पर जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद संविधान में संशोधन करके, संविधान में चेंज, फेरबदल करके नागरिकों के मूल अधिकार कम या थोड़ा समाप्त किए जा सकते हैं। सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए या इसकी दृष्टि से इन्हें सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू है यानी कि सैनिक कानून लागू है, वहां भी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। और नागरिकों द्वारा मूल अधिकार का अगर दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग करने पर सरकार इन्हें निलंबित भी कर सकती है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसा अंतर है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए निर्देश मात्र है, यानी कि डायरेक्शंस है। इसलिए इसको जो नीति निर्देशक तत्व को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, सीधा आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की रक्षा के लिए अगर ये नहीं पूरे किए जाते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, जस्टिसिएबल नहीं है ये। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य ये होता है कि राजनीति, लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, कि भाई एक प्रॉपर डेमोक्रेसी रहे। और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, कि यानी कि ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिससे एक अच्छा समाज, एक अच्छा बेहतरीन समाज बन पाए। मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ये इंडिविजुअल के तहत है, मुझे जो अधिकार मिले हैं वो सभी को मिले हैं, लेकिन मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद है वो। और नीति निर्देशक तत्व जो है पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए काम करते हैं, यानी पूरे आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। मौलिक अधिकार निषेधात्मक आदेश है, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश मात्र है, यानी मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, हमको मिले हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व है जो एक अच्छा सकारात्मक, अगर आप अच्छा एक भविष्य देखना चाहते हैं देश का, समाज का, तो उसके लिए बनाए गए हैं। मौलिक अधिकार के पीछे न्यायिक शक्ति होती है, यानी मौलिक अधिकार जैसे मैंने बताया जस्टिसिएबल है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। आप चाहे तो ऐसी सरकार चुन सकते हैं जो ये कहे, ये जो माने, या आप उनसे कह सकते हैं कि आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे, और तब हम आपको वोट देंगे। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने का क्या उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक तत्व आए ही क्यों, जब ये जस्टिसिएबल ही नहीं है, कानून की शरण नहीं ली जा सकती अगर इसको सरकार फॉलो ना करे, तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारें, उनको डायरेक्शन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहा जाता है। संविधान में जो तत्व है, इनको लाया इसलिए गया है, इनका समावेश करने का जो मेन एम था, प्रमुख उद्देश्य था, भारत में जो वास्तविक लोकतंत्र है और समाजवादी और कल्याणकारी शासन की स्थापना करना। जिस उद्देश्य से हम चल रहे थे कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश हो, समाजवादी हो, कल्याणकारी हो, वेलफेयर के लिए काम करे, उसके लिए आए हैं। इसके अलावा सामाजिक पुनर्निर्माण, समाज का एक पुनर्गठन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इसी तरीके से सांस्कृतिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसकी स्थापना भी इन नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें कुछ इस तरीके से विशेषताएं हैं कि संविधान का उद्देश्य, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में जो हमारा प्रियम्बल है उसमें संविधान का उद्देश्य इस तरीके से गया है कि भाई वेलफेयर देश हो, मतलब जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो वेलफेयर के लिए काम करे, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य बताया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व ही उस उद्देश्य को साकार रूप देते हैं। राज्य अधिक से अधिक प्रभावी रूप से या प्रभावी रूप में ऐसी सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय भी प्राप्त हो, जनता के हित के विकास को प्रयत्न करेगा, उसके विकास के लिए काम करेगा और राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक संस्था को इस संबंध में सूचित भी करेगा। तो इस प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे आर्थिक, मतलब पैसों से रिलेटेड, और सामाजिक, यानी कि हमारे समाज की जो एक अवधारणा है, और सामाजिक प्रजातंत्र, समाज में प्रजातंत्र आए, यानी कि जो पीपल बाय द पीपल, जो हम तीन चीजें देखते हैं वो आए यहाँ पर, और इसके अलावा एक समाजवादी पद्धति के समाज की स्थापना करना चाहते हैं।
अनुदेश पत्र इसमें आता है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इस तरीके से डायरेक्शंस हैं या निर्देश हैं जिनका पालन जो है वो राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है या सरकार के जो ऑर्गन्स हैं उनको करना चाहिए। वैधानिक बल का अभाव, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हैं तो संविधान में, लेकिन आप अगर ये सरकार पूरे नहीं करती है या इसके लिए काम नहीं करती है तो आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते इसके लिए। देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत ये है कि ये सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत नहीं माने जाएंगे। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो कानून का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को दिमाग में रखे, ध्यान में रखे, इनके हिसाब से काम करने की कोशिश करें। तो प्रशासकों के लिए जो सिद्धांत है एक आचरण संहिता है या कहें आचार संहिता है, जिसका अनुपालन वे अपने दायित्वों को निभाते हुए करेंगे। जब वो कोई भी काम करेंगे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नियम बनाएंगे तो उसके लिए वो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और न्यायालय भी न्याय करते समय इन सिद्धांतों को प्राथमिकता देगा। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना का आधार बताइए। तो इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि कानूनी शक्ति का अभाव है, यानी कि अगर ये इसके लिए कोई बाध्य तो है नहीं। ये आलोचक ये कहते हैं कि जब सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ही नहीं है, जस्टिसिएबल भी नहीं है, तो इनका महत्व क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। तो इन सिद्धांतों पर कई लोगों ने व्यंग किया यानी सटायर किया। तो इसमें प्रोफेसर के टी शाह कहते हैं कि ये सिद्धांत तो उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक केवल समर्थ होने की स्थिति में ही कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र है। इसका मतलब आलोचकों के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व है ये व्यावहारिकता, जो प्रैक्टिकल मतलब अगर ग्राउंड पर उतर के देखा जाए उससे बहुत कोसों दूर है, क्योंकि ये केवल कल्पना है, ये एक कोरी कल्पना है। इसके क्रियान्वयन की बात बहुत दूर की बात है। तो NR राघवाचारी ये कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता को मूर्ख बनाना व बहकाना ही है, बेवकूफ बनाना बेसिकली। संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने का भय। अब इससे कैसे गतिरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि राज्य जब इन तत्वों के अनुरूप अपनी नीतियों का निर्माण करेगा तो कई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच होंगे। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो कई बार जो होता है फंडामेंटल राइट ब्रीच होंगे। तो ये बेसिकली इसका अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावा संप्रभुता संपन्न राज्य में अस्वाभाविक, तो ये जो तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो संपन्न राज्य में अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक यानी कि नॉट फीजिबल, पॉसिबिलिटी इनकी कम लगती है। विद्वानों ने नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो अपने दृष्टिकोण दी है उसके आधार पर क्या आलोचना की है, लेकिन इन आलोचनाओं के द्वारा इन तत्वों का महत्व कम नहीं हो जाता, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये हमारे आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकारों की संक्षेप में आलोचना कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें ये देखिए कि कुछ आलोचना भी हुई है, और आलोचना अगर हम करना चाहें, यानी कि देखिए हर चीज़ की एक अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो अच्छाई तो हम देखते हैं बताई जाती है, कई अगर उसके बारे में हम बोलना चाहें कि भाई कुछ कमियां हैं इसमें, तो इनमें शिक्षा प्राप्त करने का, काम पाने का, आराम करने, स्वास्थ्य संबंधी अनेक बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हम नहीं देखते, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, ये चीज़ नहीं मिलती इसमें। मौलिक अधिकारों पर इसके अधिक इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि उनके स्वतंत्र उपभोग पर स्वयं में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी कि मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उन पर इतने इफ्स एंड बट्स है, इतने सवाल जवाब या क्वेश्चन मार्क है कि इनको हम स्वतंत्रता से नहीं निभा सकते या इनको नहीं एंजॉय कर सकते। इसी तरीके से कुछ आलोकों ने यहाँ तक कह दिया है कि भाग 4 का शीर्षक नीति निर्देशक तत्वों के स्थान पर नीति निर्देशक तत्व तथा उसके ऊपर प्रतिबंध ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होगा। यानी ये नीति निर्देशक हो या फिर आप मौलिक अधिकार के लिए भी इसको कह ले, तो मौलिक अधिकार और उनके ऊपर जो प्रतिबंध है, यानी कि हमको दिए तो गए हैं अधिकार, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा के दिए गए हैं। शासन द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था दोषपूर्ण है। यानी किसी ऐसी सिचुएशन जब आपातकाल आ जाए या मार्शल लॉ लग जाए तो मौलिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसके अलावा निवारक निरोध द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा सीमित कर दिया गया है कि भाई आप एक लेवल की स्वतंत्रता से ज्यादा नहीं जा सकते, आपको कभी भी पकड़ा जा सकता है। ऐसा हुआ कि किसी जगह पर किसी ने कार्टून बनाया किसी एक मुख्यमंत्री का, तो उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। संकट काल में कार्यपालिका को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जैसे अफस्पा है।
तो ये जो है आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में है कि जो मिलिट्री वाले हैं वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी को भी पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार लोगों ने सवाल उठाया कि जो बेचारे नॉर्मल लोग भी हैं, जो आतंकवादी नहीं है, जो गलत काम नहीं करते हैं, वो भी इस चक्कर में मारे जाते हैं या फंस जाते हैं। मौलिक अधिकारों के स्थगन पर प्रकाश डालिए। तो मौलिक अधिकार में विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं, इसके निमित्त, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन द्वारा संसद अधिकार अस्थायी रूप से भी स्थगित किए जा सकते हैं या काफी सीमा तक सीमित किए जा सकते हैं। यानी कि अधिकार जो है उनको कम किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है या बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। इसलिए जो आलोचक हैं, जो ये कहें क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका ये कहना है कि संविधान के इस अनुच्छेद का लाभ उठाकर देश में जो सरकार है वो तनाशाह बन सकती है। लेकिन ऐसा सोचना या कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सरकार अपने हित में नहीं करती, बल्कि लोक हित में करती है, लोगों के हित में करती है। ऐसी कोई स्थिति आ गई जो बिल्कुल असाधारण है, जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें देश और राष्ट्र का हित व्यक्तिगत हित से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसी स्पेशल परिस्थितियों में, ऐसी स्पेशल सिचुएशन में मौलिक अधिकारों का स्थगन हो सकता है, उसकी सीमा तय की जा सकती है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था, ये जो सिचुएशन है वो अत्यंत आवश्यक है, ये तरीका बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी। इससे प्रजातंत्र की हत्या नहीं बल्कि सुरक्षा होगी। नीति निर्देशक तत्वों के दोषों का विवेचन कीजिए। यानी फिर से अगर कोई आलोचना की बात आती है तो आप इसमें बात कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो इसमें कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य पालन नहीं करता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्य या देश की सरकार पालन करे ना करे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल आदर्श मात्र है। यानी कैम्सन साहब ने कहा था कि जो लक्ष्य निश्चित किए गए हैं उनमें से कुछ का तो संभावित कार्यक्रम की वास्तविकता से बहुत ही थोड़ा संबंध है। यानी कि जो तय किया गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो असली में होगा ये आसपास भी नहीं लगता। नीति निर्देशक तत्व एक संप्रभु राज्य के अप्राकृतिक प्रतीत होते हैं। यानी कि ये अननेचुरल दिखाई देते हैं कि एक ऐसा राज्य जो हमारा राज्य है, ये देश की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर ये थोड़े से इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं। इसके अलावा संवैधानिक जो विधिवेत्ता हैं वो ये आशंका बताते हैं कि ये जो तत्व है संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन गए। होता क्या है कि अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करना चाहता है सरकार, तो फंडामेंटल राइट इससे लोगों का ब्रीच हो जाता है, तो इसमें थोड़ी सी गतिरोध की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ये जो तत्व है उनके अनेक सिद्धांत बहुत क्लियर नहीं है, बिल्कुल तर्कहीन है, यानी कि लॉजिक नहीं है इसमें। इस तत्वों में एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। अब ये जो तत्व है, इनकी जो व्यवहारिकता है, यानी अगर आपने लिख दिया किताब में अच्छी बात है, अब ग्राउंड पे आके देखिए, रियलिटी में आके देखिए, क्या इसका औचित्य है, क्या इस रियलिटी में इसकी कोई वैल्यू है। तो कई आलोचक इसके बारे में बात करते हैं। एक प्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के जो सिद्धांत है उनको ग्रहण करना बड़ा अस्वाभाविक हो जाता है, यानी कि इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता कि ये हो पाएगा। विधि विशेषज्ञों का जो दृष्टिकोण है, उनका जो नजरिया है, उसके अनुसार एक प्रभुता संपन्न राज्य है उसके लिए या इस प्रकार के आदर्शों का कोई वैल्यू नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसका जैसे ये उचित नहीं है, बेसिकली उनका ये कहना है। अधिकार पत्र किसे कहते हैं? क्या प्रत्येक देश में अधिकार पत्र का होना आवश्यक है? तो अधिकार पत्र पहले समझिएगा, जब किसी देश के नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों की संवैधानिक घोषणा की जाती है, यानी कि नागरिकों के जो अधिकार है उनको संविधान में लिखा जाता है, लिस्टिंग की जाती है, उसे हम अधिकार पत्र कहते हैं। अब पहले जो अमेरिका है, प्रथम सबसे पहले अमेरिका में संविधान में इन अधिकार पत्र को की जो अवधारणा पेश की गई थी, यानी इनको लिखा गया था। संविधान के अलग अलग संशोधनों द्वारा नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है उसकी व्यवस्था की गई है और इसको अधिकार पत्र का नाम दिया गया है। अधिकतर देशों में अधिकार पत्र हम देखते हैं उनकी व्यवस्था है। भारत में नागरिकों के अधिकारों को अधिकार पत्र का नाम देकर मौलिक अधिकारों का नाम दिया गया है, यानी कि जो हमारे अधिकार है उनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। प्रत्येक देश में अधिकार जो पत्र है इसकी व्यवस्था हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक देश में अधिकार पत्र की व्यवस्था हमने देखी है, कई जगह है। इंग्लैंड में संविधान में अधिकार पत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि इसकी व्यवस्था लोकतांत्रिक देश में ही होती है। चीन में अधिकार पत्र है, लेकिन चीन जो है वो उसमें एक
एक ही कम्युनिस्ट पार्टी राज करती है, वो गणतांत्रिक देश है। मौलिक अधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज ये है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है यहाँ पे। ये देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है, सबके लिए बराबर है, राजा हो या रंक हो। और इन अधिकारों का संरक्षण किसे बनाया गया है? न्यायपालिका को बनाया गया है। और राज्य की जो सुरक्षा है, समाज के हित में इन अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा इन अधिकारों द्वारा राज्य की जो निरंकुशता है और अंकुश, मतलब निरंकुशता पे अंकुश लगाया जा सकता है। हो सकता है कि जो सरकार है वो कुछ ऐसे काम करे जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, तो इसमें इनके खिलाफ एक कहीं रुकावट पैदा कर सकता है, निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करते हैं, उसे ब्रीच करते हैं या उसका वायलेशन करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायुक्त होते हैं। यदि कि आपके मौलिक अधिकार किसी तरीके से उसका हनन हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आप जस्टिस मांगने के लिए जुडिशरी में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक होती है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि हमारे पास 6 कुल मिला के फंडामेंटल राइट है, जिसमें हमारे 5 हैं प्लस 1 है। ये 5 तो मौलिक अधिकार है, ये जो अधिकार है इन 5 को लागू करने के लिए है। तो ये अधिकार का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य या केंद्र सरकार नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास करती है, रोकने का प्रयास करती है या वायलेशन करती है या उसका हनन करती है, तो आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और आपका जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, यहां जाके सरकार की नीतियों और कानूनों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से बड़े हों और बहुत ज़्यादा तरीके से हम डिस्क्राइब ना करें, जो जैसे हम मीडियम तरीके से जवाब देंगे। तो मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? मौलिक अधिकार, पहले ये समझिए कि प्रजातंत्र में नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं, कुछ स्वतंत्रताएं भी दी जाती हैं। तो यही स्वतंत्रताएं और यही सुविधाएं, इनको हम मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल का क्या मतलब होता है? मूल मतलब बेसिक, जड़। तो वृक्ष के लिए जो महत्व जड़ का होता है, रूट्स का होता है, वही महत्व नागरिकों के लिए इन अधिकारों का होता है। तो जिस तरीके से जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के बिना नागरिकों का, जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। तो प्रजातंत्रीय देशों में इनका उल्लेख, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनका जो ये लिस्ट है, उसका उल्लेख संविधान में ही कर दिया जाता है, जिससे सरकार आसानी से इन्हें संशोधित या समाप्त न कर सके। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उनको बहुत क्लियरली तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, उल्लेख किया गया है, जिससे जो सत्तारूढ़ दल है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, वो मनमानी ना कर सके। और सरकार कभी कभी निरंकुश हो सकती है, तो उसकी निरंकुशता के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रतिरोध का कार्य करते हैं, यानी कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई भी कानून, यानी जो भी कानून बनाया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा, तो वो कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं या फिर वो वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं मौलिक अधिकारों को, न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो भारत में मौलिक अधिकारों का महत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों में किया था कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद के बिना संविधान अधूरा रह जाएगा। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार, या कहें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो धर्म ये ऐसी चीज है जो बड़ी इमोशनल चीज है और सबके दिल के करीब है, और बहुत सारे धर्म हमारे देश में है। तो संविधान ने जितने नागरिक हैं उनको धर्म के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है, यानी व्यक्तियों को धर्म के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता इस दृष्टि से प्रदान की गई है कि वो अपने इच्छा के अनुसार
कोई भी धर्म स्वीकार कर सके और अपने ढंग से अपने जो भगवान है, ईष्ट है, उनकी आराधना कर सके, उनकी पूजा कर सके। तो व्यक्तियों को यह भी स्वतंत्रता है कि वो अपने रुचि के अनुसार जो धार्मिक संस्थाएं हैं, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए जो धर्म से रिलेटेड हो, और या कोई ऐसी संस्था हो, आश्रम वगैरह, उनका निर्माण कर सके और अपने धर्म का वहां से प्रचार प्रसार कर सके। इसी तरीके से सभी धार्मिक संदर्भों में प्रत्येक नागरिक संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। ऐसा करने में संविधान का मुख्य उद्देश्य यह है कि धर्म के नाम पर होने वाले जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे, देश के नाम पे बड़े और जाति के नाम पे लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वीकार करने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में यह है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 47 के आधार पर धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्त किया गया है कि धार्मिक कार्यों के नाम पे जो भी पैसा खर्च किया जाएगा उस पर कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राजकीय निधि से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां धर्म की कोई भी चीज नहीं होगी, ना धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना धार्मिक सिंबल होगा, ना धर्म का कोई नाम होगा। लेकिन कुछ प्रतिबंध है किसी विशेष कारणों में, परिस्थितियों में, कोई सिचुएशंस में किसी विशेष धर्म के प्रचार और धार्मिक संस्थान पर सरकार को प्रतिबंध लगाने का पूर्ण अधिकार है। आपको याद होगा सती प्रथा, इसी तरीके से जो अनटचेबिलिटी, ये सब जो चीजें हैं, अनटचेबिलिटी तो खैर अलग हो गई, लेकिन धर्म के नाम पे कई चीजें ऐसी की जा रही थी जिसको खत्म किया गया। ट्रिपल तलाक। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उनको संविधान में सम्मिलित नहीं किया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन यानी कि जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में लाया गया, सम्मिलित किया गया, जिसकी संख्या 10 थी, अब इनकी संख्या 11 हो गई है। लेकिन 86 जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसमें एक और बिंदु जोड़ दिया गया, इसलिए अब इसकी संख्या 11 हो गई है। तो 11 कौन कौन से हैं? पहली चीज ये है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, इसका हमें सम्मान करना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो उद्देश्य थे उनका हमें आदर करना है और अनुगमन करना है, उनको फॉलो करना है। भारत की जो प्रभुसत्ता है, एकता है, अखंडता है, उसका समर्थन और सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, और देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के समय भाग लेना। भारत में सभी नागरिकों में भ्रातृत्व यानी कि एक दोस्ताना भाई जैसा जो माहौल है, भ्रातृत्व भावना विकसित करना, और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखना, जो हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, वनों, झीलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा करना और उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना यानी कि साइंटिफिक तरीके से सोचना, हिंसा को रोकना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, इनके माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। नीति निर्देशक तत्वों को सरकार ने किस सीमा तक लागू किया है? तो सरकार द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के बावजूद जो हमारे वर्ष गुजर गए हैं, विगत वर्षों में लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर राज्य की स्थापना तो संभव नहीं हो पाई है, परंतु इस दिशा में हमने प्रगति जरूर की है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया, सराहनीय कदम उठाए हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कृषि और उद्योगों में उन्नति, शिक्षा और स्वास्थ्य के सुविधाओं के लिए प्रसार, सरकारी सेवाओं पर आर्थिक साधनों में वृद्धि, और राष्ट्रीय आय और लोगों के रहन सहन को ऊंचा करने के लिए, स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, कोशिश की गई है। युवा वर्ग और बच्चों के शोषण से सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। बीमारी और दुर्घटना के विरुद्ध सुरक्षा के लिए मजदूर वर्ग ने, या ये कहीं इनमें बड़े बीमा यानी जो हम इंश्योरेंस कहते हैं, योजनाएं लागू की गई हैं, और बेरोजगारी बीमा योजना को लागू करने और रोजगार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयत्न अभी भी किए जा रहे हैं। हिंदू कोड बिल, ऐसे कई अंश हैं जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, इनको पारित करके देश के सभी वर्गों के लिए समान विधि संहिता लागू करने के
प्रयत्न किए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इसको हटाने के लिए, निवारण करने के लिए अनुसूचित और जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, इनके बच्चों को उदारतापूर्वक छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करने के मार्ग में अभूतपूर्व प्रगति भी हुई है। लेकिन अभी भी निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री, सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रबंध अभी पूरा नहीं, अपूर्ण है। लेकिन इन दिशाओं में बहुत जबरदस्त प्रगति हुई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों और पंचायत राज को भी अधिक स्ट्रॉन्गर, सशक्त बना दिया गया है। संविधान के जो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है और महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, कोऑपरेशन है और इनका एक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके लिए 33.33 यानी कि करीबन 1/3 प्रतिशत आरक्षण की पंचायती राज संस्थाओं में व्यवस्था की गई है और संसद और विधानमंडलों में भी प्रावधान पर विचार चल रहा है। जब 2019 के चुनाव हुए तो बंगाल और उड़ीसा ऐसे राज्य थे जहां पर कई पार्टियां थी जिन्होंने 1/3 कैंडिडेट महिलाएं उतारे। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कार्यों में भी वृद्धि की गई है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी एलोबरेटेड आंसर देना है, बड़ा आंसर देना है, 5 मार्क्स से अधिक के सवाल होते हैं। अभी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। अब इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार का सविस्तार वर्णन कीजिए, तो विस्तार में उत्तर देना है। मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कीजिए और इनका महत्व बताइए। तो सबसे पहले जो अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं, इंडिस्पेंसिबल होते हैं और संविधान जिसे नागरिकों को देता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये जो अधिकार है इनको ना तो लेजिस्लेचर, ना ही आपका एग्जीक्यूशनरी व्यवस्थापिका या फिर कार्यपालिका इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। न्यायपालिका ऐसे उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, इलीगल घोषित कर सकती है जो संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लंघन या फिर कहे अतिक्रमण, ब्रीच करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति किसके व्यक्तित्व से संबंध होते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं। इसका मतलब राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो गलत हो या कोई भी कानून इस मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। तो इनमें से किसी प्रकार का संशोधन केवल संविधान संशोधन के आधार पर किया जा सकता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको चेंज करना इतना आसान नहीं है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो एक अधिकार पत्र के रूप में मौजूद है और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के जो तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये जो मौलिक अधिकार है इनका क्लियर, विशिष्ट विवेचन किया गया है। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार पहले हमारे पास थे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। फिर उसके बाद 44वां इसका संवैधानिक संशोधन हुआ। तो उसके बाद 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब ये कानून बन गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। तो मौलिक अधिकार के क्या क्या प्रकार हैं? भारतीय नागरिकों को कुछ, जैसे मैंने बताया पहले 7 थे, अब 6 है, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक तो समानता का अधिकार है, जैसे संविधान द्वारा जो 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं उनमें कानून के क्षेत्र में समानता है, जो अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि संविधान में कानून के क्षेत्र में सभी नागरिकों को एकदम समान देखा जाएगा, समान अधिकार दिए गए हैं। कानून की दृष्टि से लॉ के सामने जिनके आंखों में पट्टी भी बंधी होती है, महिला के आंखों में पट्टी होती है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई दीन नहीं, कोई हीन नहीं, कोई धनवान नहीं, कि कोई भी ऊपर के कोई नीचे नहीं। इसका तात्पर्य यह होता है कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है और धर्म और लिंग के आधार पर किसी को किसी प्रकार से भेदभाव नहीं सहना पड़ता या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसी तरीके से सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है, ये क्लियर लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब, नहर, पार्क, इन पर सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के इसका उपभोग कर सकते हैं, इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका सबका समान अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते। सरकारी नौकरियों में समानता का मतलब है अनुच्छेद 16 में वर्णित है ये कि सरकारी नौकरी जो होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट नौकरियां निकालती है, उसमें किसी भी धर्म, लिंग, जाति
के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भी नियुक्ति आप जब करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं और जो पदोन्नति करते हैं उसके आधार पर, मतलब केवल योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसका थोड़ा सा एक अपवाद है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो नौकरी में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ सुरक्षित स्थान है, यानी कि आरक्षण किया गया है। भारत में जो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा जो राज्य है वो अपने पदों के लिए आवास जो योग्यता है उसको खुद ही निर्धारित कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा इसमें वो दिया गया है, आप कहें कि लिबर्टी दी गई है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है कि भाई अनुसूचित जातियों के उत्थान और उनके स्वाभिमान, क्योंकि गरिमा बहुत जरूरी है इंसान के लिए, उसकी भावना जगाने के लिए, उनका विकास करने के उद्देश्य से जो मेन एम था, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको अपराध, क्राइम घोषित कर दिया गया है। उपाधियों का अंत किया गया, जैसे अनुच्छेद 18 में वर्णित है कि व्यक्तियों में जो पारस्परिक भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना को अगर समाप्त करना है, समाज में समानता स्थापित करना ये अगर उद्देश्य है, तो संविधान ने अंग्रेजी शासन द्वारा दी जाने वाली जो उपाधियां थी उन सबको निरस्त कर दिया गया। अब अगर किसी ने एजुकेशन में, शैक्षिक लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, या किसी ने मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया है, तो यही उनको उपाधियां दी जाती हैं। इसमें अपवाद ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो उपयुक्त क्षेत्र मैंने आपको ऊपर के जो बताए हैं, उसमें समानता का सिद्धांत लागू किया गया है। फिर भी जो मानव हित है और उनके उत्थान को ध्यान में रखकर सरकार कुछ क्षेत्रों में इन नियमों की अवहेलना कर सकती है, थोड़ा इसको ब्रीच कर सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? फ्रीडम, यानी ऐसी चीज अनुच्छेद 19 द्वारा ये जो अधिकार है, इसमें कुछ 6 स्वतंत्रताएं या फ्रीडम नागरिकों को मिली हुई है। एक, आप भाषण दे सकते हैं, यानी कि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति कैसे कहते हैं इसको, इसकी स्वतंत्रता है। यानी कि संविधान में जो भी सिटीजन है कंट्री का, वो भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में प्रकाशित कर सकता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। सभा कर सकता है, यानी कि स्वतंत्रता इस बात की है कि शांतिपूर्वक कोई सभा हो रही है, सम्मेलन हो रही है, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यवसाय की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने में, व्यवसाय चूज करने में स्वतंत्र है। इसी तरीके से संघ या समुदाय, इसका निर्माण आप कर सकते, बना सकते हैं। तो अगर मानव हित को लेकर कोई समुदाय बनाया आपने या संघ बनाया, तो इसकी आपको पूर्ण फ्रीडम है। भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जा सकते हैं देश में, जो नागरिक, जो देश की सीमा है उसके अंदर हम नागरिक होते हैं, सिटीजन हैं, वो कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं और जाके वहां सेटल हो सकते हैं। आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। आवास की स्वतंत्रता है, यानी कि कहीं भी कोई भी जा सके, अपने आवास बना सके और अपने स्थिति के अनुसार, जो भी उसकी फाइनेंशियल लेवल है, किसी भी स्थान पर रह सकता है। अब यहाँ एक अपवाद है, समाज और राष्ट्र के हित में सरकार जो ये स्वतंत्रता है, यानी जो फ्रीडम दी है, उस पर विवेकपूर्ण, यानी कि तार्किक तौर पे लॉजिकल प्रतिबंध लगा सकती है। अपराधों की जो दोष सिद्धि है, उसके संबंध में संरक्षण यह है, अनुच्छेद 20 में क्लियरली कहा गया है, किसी व्यक्ति को उस समय तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक उसने कोई कानून का ब्रीच नहीं किया है, कानून को नहीं तोड़ा है। उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे हमने सुना है कि पुलिस मारपीट के ये कबूल करवा लेती है, उस तरीके की चीज बाध्य नहीं हो सकती। जीवन और शरीर, देखिए, मेरा शरीर मेरा है, मैं सांस लेता हूं, मेरा शरीर मेरा है और इस पे किसी का अधिकार नहीं है। तो जीवन और शरीर रक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति की प्राण, मतलब किसी को फांसी देना या किसी को जेल में डालना, या दैहिक स्वतंत्रता, किसी के शरीर का यूज करना, इसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, यानी कि जो कानून की प्रक्रिया है उसको छोड़कर और किसी भी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। बंदीकरण के संरक्षण की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 22 में जो भी बंदी है, जिसको पकड़ के लाया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसको बंदी होने के कारण जानने का अधिकार दिया गया है, यानी कि भाई आप किस लिए पकड़े गए हैं ये उसे बताना पड़ेगा आपको। और किसी को बंदी बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे जो नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट न्यायाधीश है, जो जज है, उसके सामने आपको उपस्थित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम हमेशा के लिए उसको रख दिया। या एक हमने लालू साहब की कहानी पढ़ी थी, तो बेचारे 54 साल जो है वो जेल में रहे और 77 साल की उम्र में वो बाहर आए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 23 और 24, इसमें क्या चीज कही गई है कि किसी का शोषण ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो।
संविधान में क्लियर बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बेगार और बलपूर्वक काम पे नहीं रखा जा सकता, यानी फोर्सफुल मसल पावर से नहीं रखा जा सकता, और बेगार यानी पैसा आप बगैर दिए उससे काम नहीं करा सकते। इसी तरीके से 14 वर्ष से अगर कम की आयु के बालक बालिकाओं में से ऐसी जगह जैसे कारखाने हो गए या ऐसी जगह जो थोड़ी खतरनाक है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, उन स्थानों पर इनसे काम नहीं लिया जा सकता। स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय करना बहुत बड़ा अपराध है, किसी का भी, स्त्री, बच्चे और आदमियों का भी। आप इनको खरीद बेच नहीं सकते। अब ये देखिए कि जो अपवाद इसका ये है कि राज्य के जो सार्वजनिक कार्यों के लिए नागरिकों की अनिवार्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है, ये हो सकता है, ये थोड़ा सा अपवाद है इसमें। एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो संविधान में भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का जो उद्देश्य था, उसके अनुरूप उसके प्रत्येक नागरिक को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि हर एक नागरिक अपनी अंतरात्मा के अनुसार, यानी जो भी उसको अच्छा लगे उस रूप में उसको सोच के धर्म स्वीकार कर सकता है। अपने धर्म की प्रथा के अनुसार वो आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को धार्मिक मामलों और संस्थाओं का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि अपने धर्म का वो संस्थान बना सकता है, धार्मिक, जैसे कोई गिरजाघर बना सकता है, कोई मंदिर बना सकता है, कोई मस्जिद बना सकता है। राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। राज्य ने आंखों में पट्टी बांध रखी है धर्म के नाम पे, क्योंकि राज्य के लिए कोई धर्म नहीं है, देश के लिए कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि धार्मिक मामलों में वो तटस्थ रहेगा, यानी धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। धर्म मतलब मेरे और मेरे भगवान के बीच में सरकार नहीं है। इसके अतिरिक्त नागरिकों पर किसी प्रकार की धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कोई पैसा नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 27 में है यह भी घोषणा की गई है कि सरकारी और जो सरकारी सहायता, अनुदान, ये कहें सरकारी हेल्प से जो चल रही है या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है, उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, कोई धर्म वहां रहेगा ही नहीं। ये अनुच्छेद 28 में है। इसके अतिरिक्त जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, मतलब किसी भी पंथ से कोई देश का कोई लेना देना नहीं है, सभी धर्म बराबर है, ये शब्द जोड़ दिया गया। अब इसमें कुछ अपवाद है, तो अन्य अधिकारों की भांति भी इस अधिकार पे कुछ प्रतिबंध है। सरकार किसी भी ऐसे धार्मिक आचरण पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को कोई खतरा पहुंचता हो। जैसे सती प्रथा को हटाया गया था, जैसे ट्रिपल तलाक को हटाया गया, तो ये सब इसमें आता है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 में यह बताया गया है कि प्रत्येक भाषा भाषी को अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज, अपना कल्चर, भाषा, लिपि, इसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति है वो राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से चल रहे शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का पूरा अधिकार है उसको, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, वर्ग, किसी भी लिंग का हो। अनुच्छेद 30 के अनुसार हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपने इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है, जैसे आश्रम खोल सकते हैं, गिरजाघर खोल सकते हैं, या क्रिश्चियन स्कूल खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं। संविधान संशोधन 93/2001 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, बगैर पैसे के शिक्षा, इसका अधिकार दिया गया है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमने मूल अधिकार देखे, जो 5 अधिकार हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए हमारा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी रक्षा, इन हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित किया गया है, ऐड किया गया है। इस अधिकार का मतलब यह है कि यदि राज्य या सरकार नागरिकों को दिए गए जो मूल अधिकार है उस पर किसी तरीके से प्रतिबंध लगाती है, अतिक्रमण करती है, ब्रीच करती है, वायलेशन करती है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय या आप सर्वोच्च न्यायालय वहां डायरेक्ट जा सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने वो 5 तरीके की अलग अलग रिट जारी कर सकते हैं, लेख जारी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, सर्टियोररी। इसका एक अपवाद कुछ है इसमें कि जो व्यक्ति है उनके द्वारा जो साधारण परिस्थिति है उनमें ही न्यायालय की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। आपातकाल अगर है, इमरजेंसी है, तो इसमें मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमने डिस्कशन किया, नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य, या ये कहें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, उसके हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का बहुत बढ़िया श्रेष्ठ उपाय है। भारत ही नहीं, बहुत सारे विश्व के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, उनमें आज के समय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ने एक सर्वमान्य अवधारणा का रूप धारण कर लिया है और ये बहुत सारे संविधानों में क्लियर
वर्णित है, दर्ज है। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? देखिए, जो मूल अधिकार है लोकतंत्र के, वो आधार स्तंभ है, ये कहें कि ये बेसमेंट है। मूल का मतलब होता है जड़। अगर वृक्ष के लिए, अब देखिए, वृक्ष के लिए जो महत्व होता है जड़ का, वही महत्व हमारे लिए, नागरिकों के लिए अधिकारों का होता है, मूल अधिकारों का होता है। जिस तरीके से जड़ के बिना वृक्ष बढ़ ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व ही नहीं है, संभव नहीं है, उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के बिना नागरिकों का, जो हम लोगों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ये जनता के जीवन के रक्षक है, जनता के गरिमा के रक्षक है। ये बहुमत की जो तानाशाही है, अगर ये कहीं ऐसी बहुमत आ जाती है जो तानाशाही करती है, उस पर अंकुश लगाते हैं, उस पर रोक लगाते हैं, और हमारी जो स्वतंत्रता है, मानव की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के में जो समन्वय है, उसको, जो बैलेंस है, उसको स्थापित करते हैं। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका बहुत महत्व है। जैसे मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इनके द्वारा हम जो लोग हैं उनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। बहुमत की तनाशाही को भी ये रोकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार एक देश में राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष, अगर ऐसा एक ग्रुप आ गया, ऐसा एक देश आ गया जिसने तानाशाही स्थापित करना चाहिए, उसको रोकने के लिए अनिवार्य है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, खासतौर पर जो माइनॉरिटी है, मार्जिनलाइज क्लास है, SC ST OBC। इसी तरीके से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो सामाजिक नियंत्रण है, उसमें एक बैलेंस बनाना, समन्वय बनाना। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और सामाजिक नियंत्रण है, उसके बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस, एक आत्मीयता, उचित सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, स्थापना करते हैं। और मौलिक अधिकार की जो संविधान में उल्लेख जब हो गया है, तो इससे इसके महत्व या कहें क्रेडिबिलिटी और सम्मान में वृद्धि हो जाती है। तो इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक, ज्यादा बड़ा, उच्च स्थान और पवित्रता मिल जाती है, इसमें सात्विकता मिल जाती है। तो इससे इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, और हमारी जो विधायिका है, या फिर हम कहें जो हमारे न्यायालय है या एग्जीक्यूशनरी है, ये इनको पालन करेंगी, इनका पालन आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि मौलिक अधिकारों का महत्व इस तरीके से बताया गया कि मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद है, उनके बिना जो संविधान है वो अधूरा रह जाएगा। ये संविधान की आत्मा और हृदय के विपरीत है, या उसके, ये कहे, संविधान और आत्मा अगर ना हो, जैसे ये मौलिक अधिकार है, तो फिर जिंदगी कैसे रहेगी एक आदमी की। इसी तरीके से संविधान में ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र किस रूप में सम्मिलित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो अधिकारों की घोषणा पत्र है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सबसे पहले समझिए कि ये दिसंबर 1996 में लागू हुआ, यानी कि बड़ा यंग है, ये अभी अभी लागू हुआ है। तो इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था कि कहीं गोरों और कालों के बीच में गृह युद्ध ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं सिविल वॉर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों की घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजातंत्र है उसकी आधारशिला है, बेसमेंट है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरापता, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव बिल्कुल वर्जित करता है। यह नागरिकों को यह संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है, सबसे ब्रॉड। तो हम ये देखते हैं कि सबसे बढ़िया जो व्यापक अधिकार मिले हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में मिले हैं। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। तो इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ बड़े स्पेशल अधिकार, प्रमुख अधिकार कुछ इस तरीके से है। एक तो गरिमा का अधिकार है, इज्जत, निष्ठा, प्राइवेसी का अधिकार, श्रम संबंधित समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार यानी कि घर सबके पास हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बच्चों के भी अधिकार है, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसमें जो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन है, विस्तृत उन सवालों पे चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर एक लेख लिखिए, या इस तरीके से पूछा जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख था नहीं जब संविधान बनाया गया और जब इसमें फाइनल हस्ताक्षर हुए,
लेकिन यह अनुभव किया गया, ये एक्सपीरियंस किया गया कि मूल अधिकार जब दिए गए हैं उनके साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटी का भी होना आवश्यक है। तो इस कमी को 1976 में संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया, उसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक कर्तव्य और जोड़ा गया और नागरिकों के 11 कर्तव्यों का वर्णन कुछ इस तरीके से है कि पहले तो संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों को, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है, उसका आदर करना है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो उच्च आदर्श रखे गए थे उनका पालन करना है, उनके प्रति दिल से, हृदय से उनका आदर करना है, बनाए रखना है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता जो है उसका समर्थन करना है, रक्षा करनी है। देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में आपको भाग भी लेना है। भारत के सभी नागरिकों में जो भ्रातृत्व है, एकता है, भाईचारा है, उसकी भावना विकसित करना है। विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के बीच एकता की स्थापना करना है और स्त्रियों के प्रति आपको आदर भाव रखना है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है हमारा, और उसकी देनों जो उसने हमें दिया है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसकी सुरक्षा करना है। इसी तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, वनों, झीलों, नदियों, इनकी रक्षा और संवर्धन करना है और वन्य प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। ऐसी वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना है, ज्ञानार्जन करना है और उसके सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा को रोकना है और जो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसके बाद जो 11वां जोड़ा गया था वो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या संरक्षण गार्जियन उनके द्वारा अनिवार्य शिक्षा, जो मैंडेटरी शिक्षा है, उसके अवसर उपलब्ध कराना। तो मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारे लोकतंत्र को और स्ट्रॉन्ग, सशक्त बनाने में सहायक होंगे। तो इनमें कहा गया है कि नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आदर का भाव रखे, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझकर उन्हें नष्ट होने से बचाए। इस तरीके से इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होगा लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो इनसे क्या होगा, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनको रोक लगेगी और देश की जो एकता, अखंडता है, उसकी भावना का विकास होगा और जो भौतिक वातावरण है दूषित होने से बचेगा और स्वास्थ्यवर्धक, साफ सुथरा, क्लीन एनवायरमेंट वातावरण का निर्माण होगा। राष्ट्रीय जीवन से अयोग्यता और अक्षमता, इसको दूर करने में सहायता प्राप्त होगी और देश प्रेम की भावना बलवती होगी, स्ट्रॉन्गर होगी और देश की गौरवशाली परंपरागत संस्कृति, कल्चर हमारा, उसको सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। मौलिक कर्तव्य के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनका स्वरूप नैतिक माना जाता है और यही विशेष महत्व रखता है। राष्ट्र और समाज विरोधी कार्यवाहियों जो करते हैं उन व्यक्तियों को संविधान से उल्लिखित ये कर्तव्य उन्हें ऐसा न करने की तरफ एक नैतिक प्रेरणा देंगे कि भाई ये चीज़ ना करें, संविधान में ऐसा नहीं लिखा। वास्तव में अधिकारों से भी अधिक महत्व कर्तव्यों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य पालन से ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं ना, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कई बार की गई है, कैसा क्रिटिसिज्म है इसका। तो जो मौलिक कर्तव्यों को अलग अलग विद्वानों ने कई प्रकार से उसको क्रिटिसाइज किया है, कुछ कमियां बताई हैं जो कुछ इस तरीके से है कि मूल कर्तव्य जो है आदर्शवादी है, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है, उन्हें प्रैक्टिस में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस कारण जो व्यवहारिक जीवन है इनमें इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्श है उनको पालन करना और वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैसा विश्वास किया जा सकता है नागरिक वाकई में इन कर्तव्यों का पालन करेंगे। कुछ मूल कर्तव्यों की भाषा बिल्कुल अस्पष्ट है या क्लियर नहीं है, जैसे मानववाद, सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास। ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग आदमियों के दृष्टिकोण से, उनके नजरिए से अलग अलग मनमाने रूप से की जा सकती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे देखा जा सकता है। साधारण नागरिक के लिए इसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका समझना इतना कठिन हो गया है या हो जाता है कि इनका पालन करना तो और भी कठिन हो जाएगा। तो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि जरूरी, निसंदेह मौलिक कर्तव्यों की आलोचना जरूर की गई है, इनकी क्रिटिसिज्म किया गया है, लेकिन इनसे इन कर्तव्यों के महत्व में कोई कमी नहीं हो जाती। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, उनको जो अंकित किया गया, ऐड किया गया है, इससे नागरिकों को सदैव ये याद रहता है कि नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके कुछ
कर्तव्य है, राइट्स के साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी है। एक प्रसिद्ध विद्वान साहब ने कहा था कि अधिकारों का अस्तित्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, इस कथन की विवेचना कीजिए कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित है। अधिकार मतलब हमारे जो राइट्स हैं और कर्तव्य हमें जो ड्यूटीज निभानी है। तो कर्तव्य और अधिकार एक प्राण और दो शरीर के समान है, एक के समाप्त होते ही दूसरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है, यानी कि ये लोगों के लिए भी एक दूसरे के पूरक है। जहां एक व्यक्ति को सुरक्षित जीवन का अधिकार होता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वो उसके जीवन को नष्ट ना करे, खत्म ना करे। महात्मा गांधी कहते हैं कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः अपने आप ही मिल जाएंगे। प्रोफेसर H.J. लैस्की ये साहब कहते हैं कि मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है, अधिकार में यह कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं। मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित में वृद्धि करने की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि राज्य मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है, अतः राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। अधिकारों और कर्तव्यों की पूरकता यानी कि संबंध में कुछ इस तरीके से हम दर्शन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि समाज कल्याण तथा अधिकार एक सामाजिक वस्तु है, इसका अस्तित्व या भोग, इसका उपयोग करना समाज में ही संभव है। इसीलिए अधिकार के पीछे एक आधारभूत कर्तव्य होता है कि मनुष्य अपने अधिकारों का भोग इस प्रकार से करे, उसको इस तरीके से उपयोग करे कि समाज का अहित ना हो, समाज में कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ नुकसान ना हो। समाज व्यक्ति को इसी विश्वास के साथ अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित में करेगा, लोगों के हित में करेगा, समाज के हित में करेगा, देश के हित में करेगा। अधिकार और कर्तव्य जीवन के दो पक्ष। किस तरीके से? अधिकार भौतिक है, कर्तव्य नैतिक है। अधिकार भौतिक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, भवन, इनकी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति करता है, किंतु कर्तव्य के परमानंद की प्राप्ति होती है कि हमको आंतरिक सुख मिलता है। इसका मतलब अधिकार और कर्तव्य जीवन के दो पक्ष हैं। कर्तव्य पालन और अधिकारों का उपभोग। देखिए, कर्तव्य पालन में ही अधिकारों का उपयोग का रहस्य छिपा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन और संपत्ति के अधिकार का भोग बिना बाधा के करना चाहता है, तो इसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह अन्य व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण में बाधक न बने। अधिकारों का सदुपयोग ही कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। प्रोफेसर श्रीनिवास शास्त्री कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण एक ही वस्तु के दो नाम हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का उपयोग संभव ही नहीं है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, और दोनों की उत्पत्ति एवं अंत, शुरुआत और खत्म एक साथ होता है। अधिकार तथा कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों के जो अधिकार है उनको नियमित बनाने के लिए समाज की स्वीकृति आवश्यक है। समाज उन्हें एग्री करे, एक्सेप्ट करे। यही स्वीकृति देना समाज का कर्तव्य है, और समाज के जो अधिकार होते हैं वे व्यक्ति के कर्तव्य बन जाते हैं। जैसे यदि मेरा अधिकार है तो मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं, तो इस अधिकार के कारण अन्य व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि मेरे विचारों की अभिव्यक्ति में वो बाधा न डालें। इसी प्रकार यदि अन्य व्यक्तियों का यह अधिकार है कि वे इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करें, तो मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं उनके विश्वास में बाधा न डालूं। तो ये जो हमने डिस्कस किया, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के से पृथक नहीं देखे जा सकते, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार कर्तव्य की और कर्तव्य अधिकार की छाया मात्र होता है, एक के हट जाने के बाद दूसरे का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? संविधान में वर्णित प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो सिद्धांत होते हैं जो राज्य की नीति का निर्देशन करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किस तरीके से सरकार और समाज काम करेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, राज्य, खासतौर पर स्टेट की बात होती है यहाँ पर, स्टेट जिन सिद्धांतों को अपनी शासन नीति का आधार बनाता है वे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहे जा सकते हैं। ये तत्व राज्य के प्रशासन के पथ प्रदर्शक हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंतर्गत उन आदेशों और निर्देशों का समावेश है जो भारतीय संविधान में ने भारत राज्य और विभिन्न राज्यों को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति का निर्धारण करने के लिए दिए हैं। खेडेकर साहब, एल जी खेडेकर साहब ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आदर्श, ये तत्व जो है आदर्श है, सरकार जिनकी पूर्ति का प्रयत्न करेगी, इसकी कोशिश करेगी कि ये पूरे हों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी सत्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह राज्य की इच्छा पूरी तरीके से उनकी
पॉलिसीज पर निर्भर करता है कि वह इनका पालन करना चाहे या ना करे, करे या न करे, फिर भी इनका पालन करना सरकार का एक नैतिक कर्तव्य है। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है और देश में स्वस्थ, क्लीन और हेल्दी वास्तविक प्रजातंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं, डायरेक्शन देते हैं ये। तो प्रमुख नीति निर्देशक तत्व क्या है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कुछ इस तरीके से किया गया है कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो तत्व है, ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि कुछ लक्ष्यों की पूर्ति हो, जो अभी निम्नलिखित हम देख रहे हैं। पहली चीज तो यह है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध हो। धन और उत्पादन के साधन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में जमा ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा और स्त्रियों का प्रसूति काल में कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त होगी। इसी तरीके से पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों का जो सुकुमार अवस्था है, उसका दुरुपयोग ना हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को कुछ ऐसा काम ना करना पड़े जिससे उनकी आयु, शक्ति या अवस्था में प्रतिकूल असर हो। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अन्य कारणों से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, कोशिश करेगा। गांवों में निजी और सरकारी आधार पर संचालित उद्योगों, धंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि और उद्योगों में लगे जो श्रमिक हैं, उनको उचित वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, लेवल ऑफ लिविंग उनकी अच्छी हो। कृषि और पशुपालन व्यवस्था को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित या विकास उनका किया जाएगा। भौतिक साधनों को न्यायपूर्ण इसका वितरण होगा कि सबको बराबर संसाधन मिले। औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की ही भागीदारी होगी और कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय प्राप्ति में सहायक है। तो समाज के जो कमजोर वर्ग है, मार्जिनलाइज क्लास है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, जिससे कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित ना हो सके। सामाजिक व्यवस्था संबंधी कुछ तत्व है, जैसे नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए कुछ राज्य को कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि समाज के अलग अलग जो वर्ग है, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी वर्ग, इनकी सुरक्षा उत्थान के साथ साथ सामाजिक न्याय, इसी प्रकार के या किसी भी प्रकार का भी कोई शोषण है, उससे उनकी रक्षा की जा सके। लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। मानव जीवन के कल्याण हेतु राज्य में जो नशीली वस्तुएं हैं, मद्यपान है, शराब है और जो कहें कि मादक पदार्थ है, उन पे रोक लगानी जानी चाहिए। देश के प्रत्येक जो नागरिक है, उनको पढ़ाने, लिखाने, साक्षर बनाने के लिए राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान जो है उनको करने का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। इसी तरीके से राज्य विशिष्टया आय की समानता, यानी कि सबके पास अमूमन समान पैसे हो, उनको कम करने जो डिफरेंस है हमारे पैसों के, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, और अलग अलग जो व्यवसाय है उनमें लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं की प्राप्ति और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसी सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व है। सांस्कृतिक क्षेत्र में नागरिकों के विकास हेतु राज्य कुछ नीतियां हैं जिनको पालन करने का प्रयत्न करेगा। एक तो संविधान के अनुच्छेद 46, इसके अनुसार जो दलित वर्ग है उनका आर्थिक और शैक्षिक विकास करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भवन, स्थान, वस्तुओं, इनकी देखभाल करना, संरक्षण करना, इसकी व्यवस्था राज्य अनिवार्य रूप से करेगा। ऐसी न्याय संबंधी तत्व है। न्यायिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्य कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। जैसे राज्य देश के जितने नागरिक हैं उनके लिए जो राज्य क्षेत्र है उनमें एक समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और न्यायालय की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। देश के सभी गांवों में राज्य के द्वारा जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना की जाएगी और राज्य उन्हें ऐसे अधिकार देगा, प्रदान करेगा जिससे देश में स्वायत्त शासन की स्थापना हो सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो तत्व है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता, मतलब मीडिएशन द्वारा निपटाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को को बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति रिस्पेक्ट, आदर भाव रखा जाएगा।
तो निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके माध्यम से भारत में जो आर्थिक प्रजातंत्र है उसकी स्थापना हो सकेगी और भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। निवारक निरोध, इससे क्या तात्पर्य है? निवारक निरोध का महत्व लिखिए। तो निवारक निरोध जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध इसका उल्लेख किया गया है। ये जो निवारक निरोध है इसका मतलब ये है कि वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही किसी को नजरबंद करना है। यानी निवारक निरोध का मतलब ये है किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है। इससे अधिक यह अवधि है तो परामर्शदात्री परिषद यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर ये 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम 1947 में पारित किया गया था और समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है और ये 1969 तक चलता रहा। 1971 में इसका स्थान जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में ने ले लिया। इस कानून को बोलचाल की भाषा में हम मीसा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1981 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया। उसके बाद टाडा कानून टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट ये लागू किया गया और आज ये समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट इसका निर्माण किया गया है। अब इसे भी संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये निवारक निरोध कानून है, इसकी आलोचना और उसका महत्व क्या है इसको भी समझना जरूरी है। तो स्वतंत्रता के अधिकार पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको देखकर बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। निवारक निरोधन जो कानून है उसके विषय में टेकचंद बख्शी साहब ने कहा था कि यह दमन और निरंकुशता का पत्र है। इसके कारण इसी प्रकार से जो सोमनाथ लहरी साहब है उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि मूल अधिकारों का निर्माण पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से किया गया है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है। परंतु जो निवारक का निरोध या कहें मीसा इसकी आलोचना के बावजूद भी इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें यह व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि इस भयावह उपकरण की व्यवस्था उन समाज विरोधी और विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवविकसित प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हितों को खतरा है। वस्तुतः निवारक निरोध की व्यवस्था एक भरी हुई बंदूक के समान है, उसका प्रयोग बहुत सावधानी और दिमागपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। मानवाधिकार आयोग के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके क्या कार्य हैं? यानी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है, तो किसी भी संविधान द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनकी वास्तविक पहचान तभी होती है जब इन्हें वाकई में लागू किया जाता है। समाज में गरीब, अशिक्षित, कमजोर वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पीपल यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR ऐसी जो संस्थाएं थे वो अधिकारों के हनन पर दृष्टि रखती है, नजर रखती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसमें उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, किसी उच्चतम न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो अपने आप स्वतः अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की जो स्थिति है उसका अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है, रिसर्च कर सकता है और शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में जो मृत्यु हो गई है, हिरासत के दौरान जो बलात्कार हो गया, रेप हो गया है, लोग गायब हो गए हैं, दुनिया की में जो चीज़ें हो रही हैं और लोग जिससे जो पीड़ित हैं वो इनके पास जाते हैं, जैसे पुलिस की ज्यादती, कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मानवाधिकार आयोग का सर्वाधिक प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में जो गायब हो जा रहे थे युवक और जो 2002 में जो गुजरात दंगे हुए, आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। बस ये इसमें दिक्कत है, यह सरकार और न्यायालय को अपनी केवल जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के विषय में आप क्या जानते हैं? इन्हें वाद योग्य बनाना क्यों नहीं बनाया गया है? तो भारतीय लोकतंत्र की सफलता नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने में निहित है। भारत सरकार ने पिछले 57 वर्षों में जो नीति निर्देशक तत्व है उनको प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे कानून या योजनाएं लागू की है। आर्थिक विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं है उनको अपनाया गया है ताकि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो उद्देश्य है उनको प्राप्त किया जा सके। गरीबी और आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार किया गया है। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। तो ये सब नीतियां जो है उसका उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों में जो घोषित लक्ष्य है उनको वेलफेयर लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में लगाना है या उसको उदाहरण के तौर पर या फिर उसको अंगीकृत करना है। तो इन नीतियों से किस सीमा तक नीति निर्देशक तत्व प्राप्त हो पाए हैं, ये एक सवाल है। यह तथ्य केवल एक ही ओर संकेत करता है कि अभी यथार्थ में जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको प्राप्त नहीं किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के बावजूद भी भौतिक साधनों का यह कहें इन पर केंद्रीकरण कम नहीं हुआ है। अमीर अधिक अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। निःशुल्क शिक्षा, समान आचार संहिता, इसके जो निर्देशक तत्व है ये मृग मरीचिका बने हैं, यानी कि अभी तक बहुत दूर है हमसे। मुफ्त कानूनी सहायता के नीति निर्देशक तत्व के बावजूद न्याय प्रणाली बहुत महंगी है। कहते हैं किसी को अगर बदुआ देनी हो तो कहते हैं कि तुम या तो कोर्ट जाओ या तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। कुटीर उद्योग धंधों को बड़े औद्योगिक कारखानों ने वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर निगल लिया है और मद्य निषेध, शराब, इसको राजस्व प्राप्ति हेतु बलि का बकरा बना दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्याय योग्य और वाद योग्य क्यों नहीं पाया गया? ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों के जीवन के विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और इन्हें भी मौलिक अधिकारों की तरह वाद योग्य फिर क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा होने पर कोई भी सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इन्हें लागू करने में धन की बड़ी आवश्यकता थी और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए यह बात सरकार पे छोड़ दी गई कि जैसे जैसे सरकार के पास धन आएगा और जो संसाधन आएंगे वह इनसे थोड़ा थोड़ा करके लागू करती जाएगी। मौलिक अधिकारों की तरह इन निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से उस समय लागू करना व्यवहारिक कदम नहीं था जिस समय हम स्वतंत्रता हमने प्राप्त की। तो ये हमने इसे कहें कि विस्तृत रूप में जो सवाल जवाब थे, या कहें कि अगर आपको ऐसे लिखने के लिए कहा गया तब आप इसको लिख सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।